हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और भारत में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेज जब हमारे भारत आए तो भारत में कैसी गरीबी बढ़ी और क्या क्या हुआ था, अकाल हुई थी और कौन कौन समितियां थी, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस ब्रिटिश काल में जो है भारत में जो जितने भी अकालें पड़ी हैं वो भारत हम देखते हैं उसकी आधार को सबसे पहले कि भारत की कृषि मुख्य रूप से देखते हैं मानसून पर ही निर्भर है हमारा, क्योंकि मानसून की एक वर्षा एक निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में प्राचीन काल से ही जो है अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं इस बहुत सारे साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के उल्लेख से भी पता चलता है कि ऐसे प्राय बहुत कम ही होते थे, लेकिन यदि कभी अकाल पड़ते भी थे तो जनता के कष्ट या जो जनता की जो समस्या होती थी उसका निवारण के लिए राहत जो है सरकार उस समय जो भी हुआ करते थे वह राहत का कार्य करती थी जरूर। इस प्रकार से हम देखते हैं एक साहित्यिक स्रोत यानी अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई अर्थशास्त्र में उसमें वर्णन किया गया है कि राहत कार्यों में जो है कर यानी टैक्स को भी कम किया गया था, क्योंकि लोगों को जो है विभिन्न प्रदेशों में लोगों को बसाना और सरकारी कोष से जो है अन्न खरीदने के लिए धन देना, यहाँ तक कि कुएं, तालाब, झीलें इत्यादि बनाना, ये सब भी जो है काम किया गया था। अन्य क्षेत्रों से भी जो है अन्न का जो है आयात करके उसका निवारण किया जाता था। तो ये सब हम देखते हैं। ये प्राचीन काल के बाद अगर हम मध्यकाल में देखते हैं कि जब हमारा तुर्कों का यहाँ भारत आया तो उसके शासन काल में भी और मुगलों के शासन काल में भी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने भी, यहाँ तक कि अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के शासन काल में भी बहुत सारे अकालें पड़ी थी। इससे भी निपटने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत अधिक लोगों की हानि उतनी हुई भी, लेकिन ये जो समस्याएं चलती रही। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ब्रिटिश काल में जो गरीबी और अकाल का तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, ये कारण कैसे बढ़ा ये ब्रिटिश काल में, तो सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो है ऐसा हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कारण कैसे बढ़ा। सबसे पहले देखते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी और बक्सर का भी युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या था, अंग्रेज विजय हो गया और यहाँ पर बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या था, उस समय द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली यानी पूरा लूट था, यानी पूरे धन का जितने भी अंग्रेजों ने जो है लूट का काम किया, उत्तरदायित्व तो केवल बंगाल के नवाबों पर रहा, लेकिन जितना भी लूटपाट रहा सब जो है अंग्रेजों ने लूटपाट करने लगा। यानी द्वैत शासन प्रणाली लागू होने से धन की पूरी तरह से लूट हो गई। दूसरा हम देखते हैं कारण देखें, दूसरा कारण हम देखते हैं भूराजस्व नीतियां। ये भूराजस्व नीतियां क्या थी, ये भी हम पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी, ये तीन जो है ये बंदोबस्त जो लागू किया था 3 क्षेत्रों में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ। ये लागू होने से अंग्रेज अपने जितने भी अपने साम्राज्य को अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद इन क्षेत्रों पर जो है अपना जो है स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। लेकिन इसमें परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों और जमींदारों और साहूकारों द्वारा किसानों को क्या हुआ, वनली यानी सिर्फ किसानों का लूट हुआ, किसानों को लूट हुआ। ये हमारा दूसरा कारण था। तीसरा देखते हैं आयात और निर्यात की नीतियों में भी बहुत सारे फेरबदल किया गया, जैसे कृषि के वाणिज्यीकरण किया गया, यानी जितने भी अंग्रेज थे अपने फायदे के लिए जितना भी कृषि को जो बढ़ावा दिया, नील, कपास, जूट जो जितने भी थे, तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। पिछले वीडियो में मैंने कृषि का वाणिज्यीकरण बताया हूँ उसमें भी जो है क्या हुआ था कृषि का वाणिज्यीकरण में, आप थोड़ा सा वीडियो में देख लेंगे जरूर, पूरे विस्तृत से है। तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो इसमें क्या हुआ, कच्चे माल का निर्यात बढ़ गया, यानी भारत में जितने भी कच्चे माल था वो कच्चे माल का जो है निर्यात यहाँ से चला गया। परिणाम क्या हुआ कि भारत में जितने भी हाथ से बनाए उद्योग थे उसका पतन हो गया, और क्योंकि उनके सामने अंग्रेजों के द्वारा जो फैक्ट्रियों में जो बनाने वाले और हमारे हाथ से जो बनाने वाले जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, उसके सामने टिक नहीं सका।
और यही हुआ कि हमारा जो है उद्योग पतन हो गया। और उससे क्या हुआ, गरीबी बढ़ी। सबसे पहले क्या है, गरीबी बढ़ी। इसी तरह धीरे धीरे इसके बाद हमारा था अगला जो है भारत से धन का निष्कासन, जो पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया हूँ कि भारत से धन का निष्कासन कैसे जाता है, भारत से धन कैसे जो है ब्रिटेन पहुंचता है, और ये भारत में इसी तरह जो है गरीबी बढ़ती है। दादा भाई नौरोजी ने पहला ऐसा व्यक्ति था जो उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और उसने कहा था कि 1867-68 में कि प्रति व्यक्ति जो है भारत में जो कितनी वार्षिक आय है उसका मापन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जो है अपना आय जो है वार्षिक जो है प्रति व्यक्ति जो है 20 रुपये वार्षिक बताया था, उन्होंने अपना माप किया था। दूसरा है एल्विन बेरिंग और डेविड बॉपलर के द्वारा 1882 में एक सरकारी आंकड़े है, उस सरकारी आंकड़े के अनुसार क्या है 27 रुपये वार्षिक आय जो है प्रति व्यक्ति भारत की थी। उसके बाद तीसरा जो देखते हैं लॉर्ड कर्जन भी क्या है 1901 में जो है 30 रुपये प्रति व्यक्ति जो है आय वार्षिक जो है इसका बताया। इसके बाद एक और दिखाया कि BKRB राव जो 1931-32 में भी जो है ये 62 रुपये यानी 62 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक जो है इसका आय बताया गया। उसी तरह एक सरकारी आंकड़े था 1944 से 46 ईस्वी में आंकड़ा दिखाया गया, 1946 ईस्वी में 264 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय उसकी बताया गया। ये आय का जितना भी है ब्यौरा जो है दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के शासन काल में जो अकाल हुई और ब्रिटिश क्राउन के शासन काल में अकाल हुई, यानी 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी में कितने अकाल हुए लगभग जो मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के शासन काल में अकाल जो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में कौन कौन से मुख्य रूप से जो है अकाल पड़ी थी, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के शासन काल में अकाल जो है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में कितने अकाल हुए, तो 1757 से लेकर 1857 तक कौन कौन सी थी। कंपनी के शासन काल में हम देखते हैं कि अधीन भारत में विभिन्न भागों में जो कम से कम 12 अकाल और 4 भीषण सूखा पड़ा था। इस समय सबसे पहले 1769 या 70 में यानी 1769 से 70 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिससे प्रांत की लगभग 1/3 जो है जनसंख्या जो है वहां समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। कंपनी ने कोई राहत का कार्य नहीं किया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने जो है कम वहां पर से क्या हुआ कि कम भाव में चावल खरीदकर बहुत ऊंचे भाव में बेच करके लाभ कमाया, सिर्फ लाभ कमाया। इसी तरह 1782 से लेकर 1783 ईस्वी में जो है मद्रास क्षेत्र में भी सूखा पड़ा। 1784 में जो है पूरा उत्तर भारत में बहुत ही भयानक जो सूखा पड़ गया। उसी तरह 1792 में देखते हैं अकाल में जो है मद्रास की कंपनी ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ कार्य किया था। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है इस शासन काल में कि इसी तरह जो है जब 1803 में भी देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में भी अकाल पड़ा था, सरकार ने टैक्स में छूट दी थी, लोगों को ऋण भी दिए थे। यहाँ तक कि यूपी का जो बनारस का क्षेत्र, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहगढ़, ये सभी जगहों में आयात किए गए वहां पर अन्न को, और सरकार की ओर से विशेष जो है लोगों को पुरस्कृत रूप से या पैसा कुछ दिया गया, धन दिया गया। इसी प्रकार जो 1833 में जो है गुंटूर जिला में भी हुआ था, जो वहां अकाल पड़ा था, जो 5 लाख व्यक्तियों में से कहा जाता है कि 2 लाख व्यक्ति मारे गए वहां पर। इसी प्रकार 1837 से उत्तरी भारत में देखते हैं भयंकर फिर से अकाल पड़ता है, और वहां पर जो है सार्वजनिक कार्य आरंभ किया गया, लेकिन निसहाय और दुर्बल यानी कमजोर व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य जो है सिर्फ धर्मार्थ संस्थाओं पर ही जो है ही रहा। कंपनी के काल में राहत का कार्य या अकाल से जो है बचने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। प्रत्येक सरकार जो है या जिला प्रशासन भी भिन्न योजनाएं बनाते रही, जैसे अन्न का सुरक्षित भंडार किया जाए, जमाखोरी जो करता है उस पर दंड किया जाए, अन्न को आयात पर जो है पुरस्कार दिया जाए, कुएं इत्यादि के लिए कर्जा देना, ये सब भी जो है योजना भिन्न चलाती रही, फिर भी आगे नहीं हुई। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1769-70 में यह अकाल जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पड़ी, तो बंगाल की जो 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। तो अंग्रेजों ने उस समय क्या किया, मौके का फायदा उठाया और चावल की जो है कालाबाजारी की, थोक में सस्ता चावल खरीदा और बाद में उसे महंगा बेचा, लाभ कमाया।
तो विरोध में इसी में एक सन्यासी विद्रोह भी हुआ था, जो पूरा जो है इसका वर्णन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो अपने जो है में पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंगाल में जो अकाल जो पड़ी थी, तो वहां पर जो विरोध में सन्यासी लोग भी विद्रोह किया था, तो उसमें किस पुस्तक में जो है वर्णन किया या किसके द्वारा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हुआ। वारेन हेस्टिंग्स क्या किया था 1772 में, क्या किया, ये विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया। जो सन्यासी विद्रोह हुआ उसको विद्रोह को दमन कर दिया। इसी तरह 1781-82 का अकाल पड़ा, 1784 में भी अकाल पड़ा, 1792 में भी अकाल मद्रास और उत्तरी भारत में पड़ा। कुछ सहायता भी की गई, वहां सूखा पड़ा यहाँ पर, लेकिन कुछ सहायता की गई थी। 1837 में भी भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज क्या हुआ, उस समय तटस्थ रहे, एकदम चुपचाप रहे, एकदम कुछ नहीं किए। ईसाई मिशनरी लोग यहाँ क्या था, भारत में जब आए थे तो ये लोग उस समय इसी पीरियड में क्या था, पूरा धर्म परिवर्तन में अपने काम में लगे हुए थे। ये था हमारा मुख्य बिंदु पर हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल में अकाल जो 1858 से 47 ईस्वी के बीच में। सबसे पहले देखते हैं 1860-61 में हम देखते हैं प्रशासन क्या था कि जितने भी प्रशासन जितने भी तक क्राउन के अधीन चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिश रानी के यहाँ चले गए थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की नीतियों में जैसे रेलवे का इसमें ज्यादा और अन्य संचार साधनों का विकास हुआ, डाक तार ये सब जितने भी है उस साधनों का विकास हुआ। विदेशी व्यापार की उन्नति भी हुई। उसी कारण में हम देखते हैं जो विदेशी व्यापार की जो उन्नति विकास जो हुई, अकाल की जब समस्या का रूप ही एक परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ से सारा धन जाने लगा। तो क्या हुआ, यानी विदेशी व्यापार जब विकास की चरम अवस्था पर पहुंची तो भारत में क्या है, अकाल की समस्या के रूप में परिवर्तित हो गया। सरकार ने भी अनुभव किया कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, कृषि संबंधी कानून को बनाना चाहिए, निवारक ये सब जितने भी था प्रयास करना, ये अकाल नीति का निर्धारण करना इसी का उत्तरदायित्व था। क्योंकि अंग्रेज के समय में ही देखते हैं कि इसका उत्तरदायित्व था। तो ये हम देखते हैं कि इसी समय 10 अकाल इस समय पड़ा और अनेक बार सूखा पड़ा इस क्षेत्र में। तो 1860-61 में हम देखते हैं कि दिल्ली और जो है आगरे के बीच के क्षेत्रों में भी अकाल पूरी तरह से पड़ी। यहाँ प्रथम बार यह था कि दरिद्र सलाओं का प्रयोग किया गया, यानी पुअर जो हाउस बनाया गया और इसी पुअर राहत कार्यों के लिए किया गया था। अधिकारी वर्ग ने भी ये सोचा कि अकाल के कारणों के तथा उसकी उग्रता की जांच की जाए, तो इसके निपटने का भी बहुत प्रयास किया गया था। यहाँ पर जो है कर्नल स्मिथ को इस कार्य के लिए जो है नियुक्त किया गया था और उसकी रिपोर्ट कुछ निश्चित कोई परिणाम नहीं निकला। तो सबसे पहले 1860-61 में दिल्ली आगरे के क्षेत्र में अकाल पड़ा, कर्नल स्मिथ समिति बनाई गई और जांच के लिए कोई सफल नहीं रहा। इसी तरह जो है यहाँ पर क्या दरिद्रशाला यानी पुअर हाउस बनाया गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1865 और 66 में उड़ीसा में भी अकाल पड़ा था और इस उड़ीसा अकाल में देखते हैं कि भारतीय अकालों के इतिहास का एक निर्णायक सिद्ध हुआ था यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो है एक सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, है ना। सर जॉर्ज कैम्पबेल समिति बनाई गई थी और उसी को नियुक्ति की गई, जिसकी रिपोर्ट जो है 1880 के राजकीय आयोग के कुछ सिपाहियों को प्रकाशित किया गया था। यह नीति तो समय सेवी जितने भी संस्थाएं थी उसके राहत का कार्य के लिए उत्तरदायी था इस समय, क्योंकि उत्तरदायी था, लेकिन इन्होंने सबको छोड़ दी गई। यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी रेलवे और शहरों इत्यादि बनाने के लिए ऋण लेने चाहिए, कहा रहा था कि ऋण लेनी चाहिए और जिला अधिकारियों को उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक संभावित जितने भी मृत्यु हो रही है दिन प्रतिदिन हो रही है उसको रोका जाए। तो 1886 में देखते हैं कि उत्तरी और मध्य भारत में भी अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो राजपूताना का क्षेत्र और जो है ये मध्य भारत था। कि सरकार ने राहत कार्य तो किया ही, लेकिन मात्र कम ही था, बहुत कम, लेकिन मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये 1865-66 में उड़ीसा में, तो इससे मद्रास बंगाल कैम्पबेल समिति बनाई गई। 1876-78 में भयंकर अकाल पड़ा, 50 लाख लोग मारे गए, लगभग संपूर्ण भारत में असर देखने को मिला था इस समय। इसके बाद जो है 1894-96 में एक महान अकाल यानी सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, 20 लाख लोग मारे गए थे ये सूखे के कारण।
संपूर्ण भारत की चपेट में आ गए थे। लगभग 4 करोड़ लोग जो है व्यक्ति जो है इसमें प्रभावित हुए थे। इसी तरह 1942 से 43 में बंगाल में हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है फसल नहीं हो पाई और बर्मा से चावल नहीं आ पाया। तो कारण क्या हुआ? अकाल पड़ गया। तो ये सब मुख्य मुख्य बिंदु है। अब हम देखते हैं इन्हीं को लेकर के कौन कौन सी समितियां बनाई गई, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकाल समितियां एवं आयोग, कौन कौन से अकाल जो समितियां बनी और आयोग बना, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ी सी मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है कर्नल स्मिथ समिति, यानी कर्नल स्मिथ समिति जो है वह जो है 1860-61 ईस्वी में जांच की गई, लेकिन यहाँ कोई परिणाम नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरी जो है जॉर्ज जो कैम्पबेल समिति, जो 1866 से लेकर 67 ईस्वी के बीच में उड़ीसा में अकाल की जांच की गई। वहां पर सिफारिशें की गई थी। क्या सिफारिशें की गई थी? कि सबसे पहले जो है अकाल से निपटने के लिए पहला सिफारिश किया गया, दूसरी की सरकारी और प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग किया जाए, और दोनों का प्रयोग किया जाए, सरकारी और प्राइवेट का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सिफारिशें की गई। और अंग्रेजों ने इस समय क्या क्या कर रहे थे कि अपने जितने भी नहर बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे, रेलवे का जो कार्य में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात कर रही थी, यही सिफारिशें हो रही थी। तो सबसे पहले ये रोजगार देने की बात कही गई थी कि ऐसे समय में रोजगार के लिए इन नहरों, सड़कों, रेलवे के निर्माण जो कार्य हो रही है उसमें जो है लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि लोगों को राहत दिया जा सके। तो इस तरह से ये समितियां थी। अब हम देखते हैं पहला आयोग अस्ट्रेची आयोग था। याद रखेंगे अस्ट्रेची आयोग जो है प्रथम आयोग जो बना था, और लॉर्ड लिटन इस समय थे गवर्नर जनरल। तो उस समय सिफारिशें की गई थी जो 1880 ईस्वी में गठित की गई थी। याद रखेंगे 1880 में गठित की गई थी। और ये था क्या था? अन्न का भंडार, अन्न का भंडारण किया जाना चाहिए पहला। दूसरा, लगान में रियायत हो, अकाल कोष की स्थापना करनी है, और साथ साथ ये भी कही गई कि 1 करोड़ रुपया वार्षिक रखने की बात कही गई। 1 करोड़ रुपया वार्षिक जो है इस आयोग के लिए या अकाल से निपटने के लिए ये सब बात अलग से रखने की बात कही गई। इसके अलावा जो पुअर हाउस जो बनाया गया था, यानी दरिद्रशाला जिसको बनाया गया था, वहां पर अन्न और पैसे यानी रुपया यहाँ देने की बात भी कही गई थी। यही सिफारिशें की गई थी। इसके बाद है लॉयल आयोग आया था 1897 ईस्वी में, जो लॉर्ड एल्गिन के समय में था, ये आया था। इसके बाद एक और आया था मैकडोनल्ड आयोग 1900 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें सिफारिशें की गई थी। क्या की सिफारिश की? यहाँ पर सहरा की जल प्रबंधन किया जाए, अकाल क्षेत्र में अकाल आयुक्त बनाया जाए। देखिए, अकाल आयुक्त बनाया जाए अकाल क्षेत्र में के लिए, वह मुख्य आयुक्त बनाकर रखा जाए। वहां सरकारी और प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग किया जाए, और ग्रामीण स्तर पर जो है कार्रवाई हो। एक आया था जॉन वुड आयोग, तो 1945 में। तो आप सिर्फ जो है याद रखेंगे अस्ट्रेची आयोग प्रथम आयोग था लॉर्ड लिटन के समय, लॉयल आयोग 1897 में, मैकडोनल्ड आयोग कब आया? 1900 में। इसी तरह जो है ये मिलान चिन्ह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जॉन डिग्बी जो महोदय जो है सरकारी आंकड़े बताया था कि 1854 से लेकर 1901 तक लगभग जो है 2,88,25,000 लोग जो है मारे गए। वो एक आंकड़ा बताया था, और ये जॉन डिग्बी के अनुसार सरकारी आंकड़ा था। तो ये तो हमारा जो है अकाल समितियां आयोग जो मुख्य मुख्य बिंदु पर था। तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। इससे प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।